Hello and welcome to UPSC Intricacies. As I promised, हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल दैट इज़ द पार्ट ऑफ GS3 और हम इसे मेंस पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली डन कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल दैट अलॉन्ग विद दिस लेक्चर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप भी अपने रफ पेजेस पे एटलीस्ट स्क्रिबल ज़रूर करें. जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्राई टू स्क्रिबल, क्योंकि जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे कोई भी चीज़ उतना आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें वो चीज़ रहेगी एंड अल्टीमेटली दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्व्स यू इन दैट एग्जाम हॉल. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप स्क्रिबल ज़रूर करें मेरे साथ. तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि दैट आवर फर्स्ट लेक्चर we gonna study नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, राइट. तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पढ़ने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी. अगर मैं किसी लेमन से पूछूं दैट व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी, तो शायद वो भी मुझे जवाब दे देगा कि नेशनल सिक्योरिटी मीन्स देश की रक्षा. दिस इज़ द इंडियन ट्रांसलेशन, राइट. लेकिन अगर हम एक UPSC एस्पिरेंट, नॉट अ UPSC एस्पिरेंट ऑल्दो अ सीरियस UPSC एस्पिरेंट, अगर हम उनकी कैटेगरी में बात करें तो वो इसे भी डिफ़ाइन करेंगे इन अ वेरी फॉर्मलाइज्ड फैशन, राइट. तो अगर हमें इसको देखना है नेशनल सिक्योरिटी को, तो हम इसे एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस लेते हैं इसकी, राइट. तो हम देखते हैं कि इसकी कौन सी डायमेंशन हम कंसीडर कर सकते हैं. अगर हम जनरली सोचें तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमारा देश मिलिट्रीली सिक्योर हो या फिर जियो स्ट्रेटेजिकली हो, राइट. एनर्जी सिक्योरिटी, इन पे बात कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी भी हो सकती है. ये वो पॉइंट्स हैं जो एक हर नॉर्मल एस्पिरेंट ज़रूर सोचेगा, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज एक एस्पिरेंट को मैं मान सकता हूँ कि उसे होगा ही होगा. बट ये तो उनके लिए जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट है. बट इफ़ यू वांट सिलेक्शन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, और आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस होने चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है, क्योंकि वही डायमेंशंस एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे. और जो मैंने आपसे बात कही थी कि 0.5 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा लाना है हर क्वेश्चन में, वो इन्हीं कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, इन अलग डायमेंशन से आपको हासिल होगा. तो हम बात करते हैं अब नेशनल सिक्योरिटी है क्या. तो दीज आर माई नोट्स. तो अगर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी डायमेंशंस लिख रखी हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स लिख रखे हैं. मिलिट्री सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, अलग अलग डिवाइड कर रखा है मैंने नेशनल सिक्योरिटी को. अब मैंने इतने सारे डायमेंशन क्यों लिख रखे हैं? द रीज़न बिहाइंड मोर द डायमेंशन इज मोर द मल्टीफेसेट माई आंसर लुक्स लाइक. तो अगर मेरे आंसर्स मल्टी डायमेंशनल हैं तो मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे बाकियों से, राइट. तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं. जैसे मैं आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे मिलिट्री सिक्योरिटी है, जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के नाम लिख रखे हैं. अब क्वेश्चन आएगा कि हम इतने सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगे. सो जस्ट चिल एंड लिसन. आई हैड मेड दिस एक्रोनिम जिससे आप ये सारी सिक्योरिटीज़ के एलिमेंट्स को याद रख पाएंगे. सो दिस एक्रोनिम इज़ माई GF, फॉर एवर रेडी फॉर चिप, और यू कैन से चिप्स. हाँ, हंसिए मत, ऑब्वियसली ये हंसने वाला है, बट हम अभी फ़िलहाल ध्यान दे देते हैं यहाँ पर. तो इस एक्रोनिम के अकॉर्डिंग MY स्टैंड्स फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी, देन GF स्टैंड्स फॉर जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, F स्टैंड्स फॉर फूड सिक्योरिटी, देन द नेक्स्ट टर्म इज़ फॉर एवर, यानी 4 E's में क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, environment security and ethnic security. then ready, RD, हमने यहाँ से ready word से ले लिया. R से resource security, disaster security, and then CHIP stands for cyber security, health security, information security, and then political security. अब देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं जो कि किसी भी एग्जामिनर को सोचने पे मजबूर करेंगे कि ओके दिस एस्पिरेंट हैज़ डन समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यूनिक, तो मुझे इसे एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए.
वो है इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के एग्ज़ाम पेपर में इन्वायरमेंट सिक्योरिटी अगर किसी को भी दिखेगा तो देयर आइज़ विल स्टक देयर। और अगर हमने एग्जामिनर की आंखों को रोक के रखा है अपने एग्ज़ाम शीट पे, उसका इंटरेस्ट बना के रखा है कि वाह ये क्या आ गया, तो हमें वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। सो जैसे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, एथनिक सिक्योरिटी, दीज आर द यूनिक पॉइंट्स। बाकी तो सब लिखे ही रहेंगे ना, जैसे आप जियो स्ट्रेटेजिक सब लिखेंगे। फूड सिक्योरिटी में भी कुछ लोग लिखें, डिज़ास्टर सिक्योरिटी बहुत कम लोग लिखेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कम लोग लिखेंगे, तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखिए अपने एग्ज़ाम शीट्स में जब आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन आए जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड हो। एंड इवन नेशनल सिक्योरिटी पे बेस्ड ना भी हो तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज वर्ड्स आर द इंटरनल सिक्योरिटी स्पेसिफिक वर्ड्स। और जब तक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे, बिकॉज कीवर्ड्स का अपना एक वैल्यू ज़रूर होता है। तो हमें कीवर्ड्स ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े मगअप तो करने चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके कि व्हाट डज मीन बाय ऑल सच सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। बाय मिलिट्री सिक्योरिटी आई मीन मिलिट्री सिक्योरिटी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि बाहर से आने वाले एक्सटर्नल थ्रेट्स हम तक ना पहुँचे, राइट। दैट मीन्स हमारे बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, पहली चीज़। अगर हमारे बॉर्डर सिक्योर है दैट मीन्स आवर कंट्री इज मिलिटरीली सिक्योर, राइट। देन सेकेंड थिंग इज जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से मतलब है सॉवरेनिटी को सिक्योर करना। अगर कोई भी देश उसकी जो सॉवरेनिटी है वो सिक्योर है, दैट मीन्स दैट नेशन इज़ जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योर, राइट। अगली बात जो है वो है फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट कि हमारे पास खाने के लिए हर एक इंसान के पास उस कंट्री में सूटेबल अमाउंट ऑफ खाना होना चाहिए। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, राइट। उसके बाद हम अगली सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे जाएं, दैट इज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि इकोनॉमिकली हम वेल टू डू, हम मतलब एज द सिटीज़न ऑफ द कंट्री, ठीक है। देन अनदर, अगर हम एक और नज़रिए से देखें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो हमारे जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, अगर वो सिक्योर है तो दैट मीन्स वी आर इकोनॉमिकली सिक्योर, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है, जो भी हमारी एनर्जी सोर्स हैं जैसे कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर हम इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पा रहे हैं विद इन आवर कंट्री, दैट मीन्स वी आर अ वेरी सिक्योर नेशन, दैट्स इट। द अनदर थिंग इज़ इन्वायरमेंट सिक्योरिटी। ऑल्दो इसे नेशनल सिक्योरिटी के जगह हम ग्लोबल सिक्योरिटी में भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना, राइट। अब अगर हमारा देश पॉल्यूशन फ्री है तो दैट मीन्स यहाँ पे लोगों की हेल्थ इंश्योर है, राइट। तो हम इन्वायरमेंट को हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। हम अभी हमारा जैसे ये पहला लेक्चर है, बट विद ड्यू टाइम और आने वाले लेक्चर्स में आई विल ऑल्सो डेवलप दिस थिंग इन यू दैट आप चीज़ों को इंटर रिलेट कर पाएँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जैसे कि एथनिक सिक्योरिटी। एथनिक सिक्योरिटी क्या होती है कि यहाँ पर इंडिया में रहने वाले लोगों की जो एथनिसिटी है उनको ये फील हो कि हम एथनिकली सिक्योर हैं, जो हमारी कम्युनिटी है उसकी एक पर्टिकुलर ड्यू रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अगर उसमें सिक्योरिटी फील है दैट मीन्स आवर कंट्री इज़ एथनिकली सिक्योर। बट ऐसा नहीं है कुछ केसेस में, जैसा कि हमने रिसेंटली पिछले कुछ टाइम में देखा, मणिपुर में मॉब वायलेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट हुए, कुकी मेटी कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, तो दैट मीन्स वहाँ पर जो हमारी एथनिक सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है ना, राइट। अब हम अगली सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे जाते हैं, दैट इज़ रिसोर्स सिक्योरिटी। रिसोर्स में जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं ना, दैट इन ब्रॉड वी कैन कंसीडर इट एज रिसोर्स। अब जैसे वाटर, अगर हम वाटर को रिसोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो हमें वाटर बहुत ही सिक्योर वे में चाहिए कि हमारे पास वाटर होना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हमें तो बाहर हमें जैसे मान लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी है, तो हम पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी में काम कर रहे हैं इंडस वाटर पे, राइट। ये तो हो गई एक्सटर्नल बात।
लेकिन अगर हम अंदर की बात करें विद इन इंडिया, तो तमिलनाडु में और हमारा जो कावेरी का वहाँ पे कावेरी वाटर कन्फ्लिक्ट है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, सो हम रिसोर्स सिक्योर अगर हमें हमारा देश है तो हम कह सकते हैं कि दैट वी आर सिक्योर एट द नेशनल लेवल टू। उसके बाद बात करते हैं दिस यूनिक पॉइंट जो कि इंटरनल सिक्योरिटी में जनरली कोई लिखेगा नहीं, दैट इज़ डिज़ास्टर सिक्योरिटी। अगर डिज़ास्टर के बाद हम मिटिगेट कर पा रहे हैं, वी आर वेल टू डू, वी आर प्रिपेयर्ड एनफ, तो ये भी एक एस्पेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का। देन साइबर सिक्योरिटी, ये तो आपको पता ही है, फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर इज़ साइबर, राइट। तो अगर हम साइबर सिक्योर हैं तो हम नेशनल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, उसे हम फुलफ़िल कर रहे हैं। देन हेल्थ सिक्योरिटी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम अर्ली वार्निंग सर्विलेंस कर पा रहे हैं कि हेल्थ कैसी है हमारे सिटीजन्स की, उसको इंश्योर कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, वो है हेल्थ सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं आए दिन कि प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। जैसे व्हाट्सएप डाटा की बात चल रही थी कुछ पुराने दिनों में कि व्हाट्सएप जो है वो अपना डाटा लीक कर रहा है बाकी कंपनीज़ के साथ। तो अगर हम वो उसे इंश्योर कर पा रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, हम एस्पाइनेज को डिनाई कर पा रहे हैं कम्प्लीटली, तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में सही खरे उतर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, इस पे हमें बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। एंड आई होप आप में से कुछ लोग IAS IPS बनेंगे एंड आप में कुछ ना कुछ काम कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर प्रॉब्लम और हमें इसे सॉल्व करना ही है। सो दीज आर द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स। देन पॉलिटिकल सिक्योरिटी का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड आप भी ये याद रखिए, कभी भी आपको एक को नीचा दिखाना है और दूसरे को ऊंचा दिखाना है, तो पाकिस्तान एंड इंडिया से बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल, राइट। तो अगर पाकिस्तान की बात कर लें हम और इंडिया की बात करें, इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, पिछले कुछ टाइम से BJP ही चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में हर 6 महीने में सरकार बदल जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, राइट। और इंडिया में आप कंडीशन देख ही रहे हैं दैट वी आर वेल टू डू। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और इसे कैसे याद करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज़ एन एक्रोनिम। अब आप इसे पॉज करके चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, राइट। अगर आपको बनाना है आप इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बात करी थी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की, राइट। तो अगर फूड सिक्योरिटी की मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब 1960 का टाइम था, हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस टाइम तक हमारे पास फूड सिक्योरिटी ही नहीं थी। हमारे यहाँ के सिटीजन भूखे मर रहे हैं और इस बात का फ़ायदा US बहुत ही अच्छे से उठाता था। अब US ने क्या करा, हमने US से कहा कि हमें राइस चाहिए जी, तो उन्होंने हमें राइस दिए, लेकिन उनने जो हमें राइस की वैरायटी दी दैट इज़ PL480 राइस। दिस इज़ द वैरायटी ऑफ राइस, ओके। जो ये राइस की वैरायटी थी ये इतनी बुरी थी कि वो अपने पिक्स को भी ये नहीं खिला रहे, लेकिन उनने एक्सपोर्ट इंडियंस के लिए ये राइस करा। इसके बाद इंडिया को समझ आ गया कि नहीं, हमें फूड सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली इंश्योर करनी है। तो उसे ही इंश्योर करने के लिए हमारे बहुत ही होनहार साइंटिस्ट MN स्वामीनाथन जी, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम करा। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो हमारी फूड एमरजेंसीज की कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं सही होने लग गई। अब इसकी वजह से ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमने कुछ फेजेस में करी, क्योंकि हम अचानक से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ जाएं दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू। तो हमने पहले इरिगेशन रिच जो हमारी स्टेट्स थी, जैसे कि हरियाणा हो गई, जैसे कि पंजाब हो गई, हमने यहाँ पर ज़्यादा फोकस करा। दैट्स वाई हमें रीजनल इम्बेलेंसेस अभी तक दिखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, UP, दीज थिंग्स आर वेल टू डू, राइट, दीज स्टेट्स आर रिच एनफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट जबकि हम बाकी स्टेट्स देखें जैसे झारखंड, बिहार, इसके अलावा हमारी बाकी वेस्ट बंगाल, यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना फ्लरिश नहीं करता, राइट। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमने फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन करी है। इसके बाद और इसको हम रिलेट एक और चीज़ से कर सकते हैं जो कि सिलेबस का ही पार्ट है, दैट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म।
रीजनल इम्बैलेंस आया यहाँ पे एज आई सेड, पर अगर कभी भी रीजनल इम्बैलेंस आएगा तो एक गुट दूसरे गुट से नाराज़ ज़रूर होगा कि इस स्टेट के लोग आगे बढ़ गए, हम क्यों नहीं बढ़ पाए। सो दिस थिंग ब्रिंग्स द एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग कि ऐसा क्यों हो गया, और इसी का फ़ायदा कुछ रेडिकल ग्रुप्स उठाते हैं और वो उन्हें और रेडिकलाइज करते हैं इस बारे में। और गवर्नेंस वैक्यूम अगर वहाँ पर हो तो ये चीज़ और फ्लरिश करेगी, वो जो रेडिकलाइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली इट्स लीड्स टू नक्सलिस्ट मूवमेंट्स। तो देख लीजिए, हमने आज 2 कोरिलेशन पहली ही वीडियो में कर दिए। दिस थिंग डेवलप विद टाइम, आई नो, बट आई होप एंड आई नो एक्चुअली एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल आप भी मेरी तरह इन चीज़ों को कोरिलेट बहुत ईजीली कर पाएंगे, एंड दैट इज़ माई गारंटी, सो नीड नॉट टू वरी। अब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एक लेमन से अगेन हम अगर पूछें तो वो बोलेगा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमारा देश सुरक्षित रह पा रहा है, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है। वही चीज़ें, कोई रूल्स हो सकते हैं कि कैसे हमें किसी चीज़ को डील करना है, कोई ऐसा प्रोसीजर कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो अगर हमारे पास ऑलरेडी वेल ऑफ कोई प्लान है तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमें बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। जनरली यही बात है। अब हम इसी को फॉर्मलाइज लैंग्वेज में देखने की कोशिश करते हैं, जो कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिखेंगे वहाँ पर, राइट। सो व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन? इट इज़ अ विजन, इट इज़ अ प्रिंसिपल, एंड इट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स विच आर इन अ कोडिफाइड फॉर्म, राइट। कोडिफाइड है इसीलिए तो हम इसे डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। अब इसमें बात किसकी करी गई है? मोडेलिटी ऑफ वर्क ऑफ आर्म फोर्सेस एंड डिप्लोमेट्स। मोडेलिटी ऑफ वर्क कि वो किस तरह से काम करेंगे, और कोई भी कंडीशन आ रही है तो वो किस तरह से काम करेंगे, और इसके बाद काम तो वो कर लेंगे, लेकिन किस लिए वो काम कर रहे हैं? फॉर इंश्योरिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी गोल। तो अगर आप इन कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बना दें, सो दैट डेफिनेशन entirely define national security doctrine in a very formalized manner, right? अब हम बात करते हैं कि what it contains, है क्या इस national security doctrine। and before diving deep into the national security doctrine, मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक फॉर्मुलेट हुई नहीं है। इसके ऊपर बहुत ही चर्चा चल रही है कि इंडिया के पास खुद की एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ज़रूर होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि ये पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत क्या है, ये अभी तक बनी क्यों नहीं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इट कंटेन। पहली चीज़ ये डिफाइन करेगी कि रोल ऑफ ऑल एजेंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमारी कंडीशन क्या रहती है जनरली कि रॉ काम कर रहा है एक्सटर्नल के लिए, IB काम कर रहा है इंटरनल जो इंटेलिजेंस इसके लिए, CBI काम कर रहा है, NIA काम कर रहा है, बहुत सारी एजेंसीज है, राइट। लेकिन इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज़ नॉट एंटायरली डिफाइंड एनीवेयर। सो व्हाट इट लीड्स टू ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप्स। सो हमें इस चीज़ को कम करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इज मस्ट, राइट। इसके अलावा जो अगली चीज़ है व्हाट इट कंटेन इज कॉन्टीन्यूस अपडेशन थिंग्स, क्योंकि विद टाइम जो थ्रेट्स हैं वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। एक टाइम था कि हम बॉर्डर पे सिक्योरिटी को बहुत ही एक इशू मानते थे, लेकिन अब हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है, ग्रे जोन वॉरफेयर चल रही है। ऑब्वियसली हम इन टर्म्स पे भी आएंगे विद द फर्दर लेक्चर्स। तो अगर थ्रेट्स का जो एवोल्यूशन है वो हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो उसका जो नेचर है वो भी इवोल्यूशनरी होना चाहिए। तो इसलिए कॉन्टीन्यूसली अपडेशन वाली हमारी पॉलिसी होगी ये वाली। उसके बाद जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट जो हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एस्पेक्ट्स देखे थे उसमें हमारे हर एक में इंटरेस्ट तो है ही ना। अगर हम हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे सिटीजन्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ आवर इंटरेस्ट। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो हमारे इंटरेस्ट को इंश्योर करे, राइट। उसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ रिसोर्स, अगेन रिसोर्स सिक्योरिटी वाली बात ही है। उसके बाद अगली चीज़ है कि सेंटर स्टेट जो रिलेशंस है, जो उनके रोल्स है, सिंपली वी कैन से फेडरल रूल्स, वो डिफाइन रहेंगे इसके अंदर उसे डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है व्हेन टू यूज़ फोर्स, कि
कौन सी कंडीशन है, कहाँ पे हमारा एक लिमिट का होगी कि इसके बाद तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, राइट। वो हमारा ऑलरेडी डिफाइन होगा इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में। इसके बाद ये एडवर्सरी पॉइंट्स बताएगी, जैसे मैंने कहा कि किस पॉइंट के बाद आके हमें एक्ट करना है, कुछ तो लिमिट होगी ना, तो ये वो लिमिट डिफाइन कर रहे हैं। वो लिमिट वाली बात यही है, एडवर्सरी पॉइंट्स, राइट। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारा रिस्पॉन्स बताएगा कि हम किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स देंगे। अब हमारा विजन क्या है, क्योंकि ऑल्दो ये बनी नहीं है अभी तक, तो आप खुद को एक IAS समझ सकते हैं अभी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है तो उसके विजन क्या क्या होंगे, राइट। कि रिफॉर्म होने चाहिए, पहले हमारी जो फोर्सेस हैं वो मॉडर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं तो हमारी जो आर्मीज़ हैं, हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, दैट ऑल्सो नीड टू बी मॉडर्नाइज्ड, राइट। उसके बाद जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफेंस, जो एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है हमारे डिफेंस प्रोडक्ट का, तो उसको भी हमें इंडिजनाइज करना है। ये जो मैं टर्म्स कह रहा हूँ इन्हें आप ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, बिकॉज दीज टर्म्स विल फेच यू दैट एक्स्ट्रा मार्क्स। जितने कीवर्ड्स होंगे उतने आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद जो हमारा अगला विजन है इसमें, दैट इज़ इंटीग्रेटेड थेटा कमांड। जो हमारी सारी डिफेंस एजेंसीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक सिंगल डिसीजन ले पाएँ। These are our broad visions. Now let us talk about what is the need of National Security Doctrine. This NSD stands for National Security Doctrine. ठीक है, अब हमें ज़रूरत क्या है इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की। जैसे हमने बात करी ही है इस बारे में, आप अब तक तो समझने स्टार्ट कर चुके होंगे ऑब्वियसली, दैट इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड स्ट्रेटेजिक फोरसाइटेडनेस। ये हमें बता देगी कि किस सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना है, राइट। वही बात है। उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी, क्योंकि अगर रोल्स फिक्स होंगे हर एक एजेंसीज़ के, फॉर एग्जांपल अगर कुछ एक्सटर्नल थ्रेट अगर उसे हैंडल नहीं कर पाई रॉ, तो रॉ विल बी अकाउंटेबल, बाकी और कोई एजेंसीज उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, बिकॉज रोल फिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी ऑफ वॉरफेयर आर गोना इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, ऑब्वियस है। तो इसलिए हमें नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन चाहिए जो कि एवोल्यूशनरी नेचर की खुद भी हो। उसके बाद ये हमें हेल्प करेगी पॉलिसी मेकिंग में। कोई भी इमरजेंसी आई, अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे कि हमने पहले केस स्टडी, जैसे हम केस स्टडीज़ कंसीडर करते हैं कि पहले ऐसे हुआ तो हमने ऐसा किया था उस समय, तो हमें एक रेफरेंस मिल जाता है। वही काम ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी करेगी। तो ये इसकी एक और नीड पॉइंट हो गया कि क्यों चाहिए। उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप वैल्यू एडिशन ढूंढते हैं ना, दीज आर द वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। जो कुछ कमेटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड करा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनानी चाहिए, और वो कौन सी कमेटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ नरेश चंद्र टास्क फोर्स एंड द सेकेंड इज़ कारगिल रिव्यू कमेटी। आप जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लें नीट का या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बननी चाहिए, या आप कहीं जेन्युइनली या जनरली कहीं भी एक पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को वे फॉरवर्ड में इजीली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वे फॉरवर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में। क्योंकि अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ रखा है कि टेररिज्म से कैसे डील कर सकते हैं, तो आप उसके वे फॉरवर्ड में धूमधाम से लिखिए कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाएंगे, उससे हमारी जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं एक फर्म बूस्ट मिलेगा, राइट। और उसके साथ आप ये नाम लिख दीजिए कि एज़ पर रिकमेंडेड बाय कारगिल रिव्यू कमेटी। इससे आपकी जो बात आपने लिखी है उसमें बहुत ही वजन आ जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटीग्रेटेड थेटा कमांड। इसमें भी जो ये रिकमेंड किया हुआ है कि इंटीग्रेटेड थेटा कमांड होनी चाहिए, वो रिकमेंड किया था शिकेतकर कमेटी ने, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि फॉरसाइटेडनेस है, ये भी वही बात करिए कि रिफॉर्म्स हम ला सकेंगे। अगर ऑलरेडी एक फिक्स डॉक्यूमेंट है तो उसके रेफरेंस में हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। उसके बाद थ्रेट कोडिफिकेशन, जो कि हमने यहाँ पे पहले भी बात करी थी कि एडवर्सरी पॉइंट्स, वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम थ्रेट को कोडिफाई कर लेंगे कि किस जगह पे हमें लग रहा है कि अब जो वो ब्लर लाइन रहती है कि कहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल इश्यूज़ तो चल रहे हैं, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल के पास होने के कारण वहाँ पर ड्रग इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। तो अब हम इसे एक्सटर्नल थ्रेट माने या इंटरनल थ्रेट माने,
देयर इज़ अ वेरी ब्लर लाइन ना, तो वो डिफाइन करेगा हमारा ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. सो दैट्स व्हाई आई हैड रिटन दिस पॉइंट ऑफ थ्रेट कोडिफिकेशन. देन इफ़ वी वांट टू बिकम द ग्लोबल सुपर पावर, जो हमने बात, हमारा जो एक एम है 2045 तक हम चाहते हैं, आई एम सॉरी 2047 तक जो हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल सुपर पावर बने, वो यहीं से अचीव होगा अगर हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है. और वैसे भी अब प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ रही हैं. प्रॉक्सी वॉर इंक्लूड साइबर वॉर्स या स्पेस वॉर्स बढ़ रही हैं. बहुत बार ऐसे भी सुनने में आता है कि बायोलॉजिकल वॉर्स भी हो रही हैं. ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर, जो कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर से अलग है. उसके लिए हमें नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन चाहिए ही चाहिए, राइट. दीज आर द नीड. उसके बाद हम जो अगला चीज़ है, जो इसका अगला एस्पेक्ट हम देख सकते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस. क्योंकि अगर इतनी ही रिक्वायरमेंट है तो हम अभी तक बना क्यों नहीं रहे हैं, राइट. तो पॉइंट ये जो चैलेंजेस में हम ले सकते हैं कि पुअर सिविल मिलिट्री रिलेशंस है. अगर सिविल सोसाइटीज़ और मिलिट्री में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नीड्स टू बी देयर. उसके बाद हमारे जो फॉर्मर NSA थे, शिव शक्ति मेनन जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ना बनने के पीछे का जो एक मेजर रीज़न है दैट इज़ पॉलिटिकल हेजिटेशन. अब जैसे ये पॉलिटिकल हेजिटेशन वाला पॉइंट है, ये हम खुद से नहीं लिख सकते ना. सो यू नीड टू कोट द नेम ऑफ द पर्सन. अब वो NSA रह चुके हैं, दैट ही इज़ द फॉर्मर NSA, तो उनकी बात में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. अगर हम खुद से लिखेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगेगा, लेकिन अगर हम उनका नाम यूज़ करके लिख रहे हैं तो वी कैन रोट दिस थिंग्स. और ऑब्वियसली अगर आप ये चीज़ें लिखते हैं तो वो आपको आधा मार्क्स यहाँ से मिलेगा, राइट. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट चैलेंज इज डेलिबरेट नॉन डिस्क्लोजर. द अदर पॉइंट इज कल्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट. हम चाह ही नहीं रहे कि ऐसा हो. एक डिमांड भी तो होनी चाहिए ना, किसी चीज़ को करने की एक चाह होनी चाहिए, वो ही नहीं है, तो हमें उस पर भी काम करना चाहिए. इसके बाद डाइवर्जेंट इंटरनल गोल्स हैं विद इन फोर्सेस. अब हर एक, हम आर्मी की अगर बात कर लें, गुरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सम अदर रेजिमेंट्स, राइट, सबका अपना अपना गोल है. सबको ये है कि हमारे इतने किल्स होने चाहिए, हमने इतने लोगों को न्यूट्रलाइज कर लिया. ये सबकी अलग अलग ही एक वो गोल्स चल रहे हैं. ऑल्दो ओवरऑल गोल तो यही है कि नेशन सिक्योर रहे, बट कहीं ना कहीं ये जो इंटरनल जो कॉम्पिटिशन्स है ना, वो नहीं बनने दे रहे इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को, क्योंकि वहाँ पे सबके विजन, सबका व्यू पॉइंट अलग है. तो हमें इसे स्ट्रीमलाइन करना ही पड़ेगा अगर हमें नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट करना है. उसके बाद द लास्ट चैलेंज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इज़ दैट कोऑपरेटिव एफर्ट नहीं है, जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं. यहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी देख रहे हैं कि कॉपरेशन नहीं है, इंटेलिजेंसी कॉपरेशन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं है. तो ये सब हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि चैलेंजेस में कि क्यों अभी तक ये नहीं बन पाई है, राइट. लेकिन कुछ काउंटर पॉइंट्स भी दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं बनी है तो है ही नहीं. ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो CDS हैं मिस्टर अनिल चौहान, उनकी ही ये लाइन है. एज इट इज़ में कोट करके मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जस्ट बिकॉज वी हैवेंट रिटन इट डाउन डजंट मीन्स इट इज़ नॉट देयर. ये उन्हीं की लाइन है और बात सही भी है. अगर हम इतने सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओरली ही ये डॉक्ट्रिन चल तो रही है, काम तो कर रही है, बस कोडिफाइड नहीं है. सो देयर इज़ ए नीड टू कोडिफाई इट ऑब्वियसली. उसके बाद इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो कि हमारे अभी के NSA हैं, मिस्टर अजीत डोभाल. अभी ये इनका कहना है कि हमारा इंडिया 3 अप्रोचेस पे चलता है, जो कि इन्होंने खुद ही डिक्लेयर करा था. फर्स्ट वन इज़ डिफेंसिव, द अदर 2 आर ऑफेंसिव डिफेंस एंड द डिफेंसिव ऑफेंस. ये नहीं हुआ, राइट. डिफेंसिव तो हम पहले से इसे फॉलो कर ही रहे थे. अब हम बात करते हैं इन दोनों अप्रोचेस की, जो कि है डिफेंसिव ऑफेंस और ऑफेंसिव डिफेंस, राइट. इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को मिला के बोला जाता है डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी. एंड आई वांट कि आप अपने एग्ज़ाम में इन टर्म्स को ज़रूर लिखिए, ये तीनों टर्म्स को. कहीं भी आपको मौका मिल रहा है तो लिखिए ऐसी टर्म्स, क्योंकि यही टर्म्स हैं
जो आपको बाकियों से डिफरेंशिएट करेंगी। एंड एज यू ऑल नो यूपीएससी इज़ अ कॉम्पिटिटिव गेम, तो यहाँ पे आप अपना कॉम्पिटिटिव एज ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज़ दिस ऑफेंसिव डिफेंस? अगर सामने वाला ऑफेंसिव है, राइट, तो हम डिफेंस करेंगे, ऐसा ऑब्वियसली। अगर सामने वाले ने कुछ हरकत करी तो हम रिएक्ट करेंगे। ये हमारा आज का नया इंडिया है कि तुम हमें अगर मारोगे तो हम तुम्हें दुगना मारेंगे। ये आपने एग्जांपल देख भी ली होगी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, राइट। दूसरा जो मेथड है दैट इज़ डिफेंसिव ऑफेंस। हम सामने वाले को ऐसा जता रहे हैं कि तुम हमें एक बारी मार के तो देखो। वो एक डर क्रिएट करके रखा है और वो आपको आज के टाइम पे नज़र भी आएगा कि कैसे वो काम कर रहा है ना। उसके बाद एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं आपको कंक्लूजन्स और इंट्रोज साथ में दूंगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से रेडीमेड कंक्लूजन्स, राइट। तो कंक्लूजन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार, ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में अगर राइटिंग इशू है। आई एम सॉरी फॉर दैट बट आई होप कि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसे। सो ये लाइन में लिखा गया है, एज द थ्रेट लैंडस्केप एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस आर एक्सपेंडिंग एंड एक्सकेलेटिंग द टेम्पो ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ की टर्म्स यूज़ कर रखी हैं, तो आई होप कि आप भी ये यूज़ करें। एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स मेकिंग दीज थ्रेट्स मोर लीथल, a vigilant and adaptive national security craft is essential to safeguard India's interest in complex and dynamic security environment. अब आप इसमें से इसको छोटा कर लीजिए, बड़ा करना है बड़ा कीजिए, बट एक ये आइडियल लेंथ है, इससे आप छोटा भी कर सकते हैं अपने कंक्लूजन को, आप ये यूज़ कीजिए। इसके अलावा मैंने कुछ और की फीचर्स या की पॉइंट्स लिख रखे हैं या कोट्स कह सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, नॉट इवन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। आपको आने वाले किसी भी टॉपिक में ऐसा लगे कि हाँ ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो धूमधाम से कीजिए, राइट। जैसे अजीत डोभाल ने एक और इन्हीं की लाइन है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, दिस ही सेड दैट द न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर इज़ व्हाट यू कॉल द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर इज़ द सिविल सोसाइटी, राइट। अगर हमें कोई न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर की बात कर रहा है तो हम वहाँ पे अजीत डोभाल जी की उन्हें कोट करके स्पेसिफिकली ये लाइन लिख देंगे। ऑब्वियसली अगर कोई कोटेड लाइन दिखती है ना किसी को भी, तो उसकी आंखें वहाँ पे रुकती हैं और वो स्टक करके वहाँ पे ये सोचता है वाह इसने ये लाइन लिखी है, इट्स नाइस, ओके। एंड देन लास्ट आज का जो मेरा आपको लेक्चर पॉइंट है दैट इज़ CDS विपिन रावत जी की एक स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि दैट we have to balance both the things, and what are the things that we have to civilize the military and we have to militarize the society. So हमें इन दोनों ही चीज़ों में एक फाइन बैलेंस बनाना है। अगर हम इन दोनों में बैलेंस बना पाते हैं सो दैट मीन्स हमारा जो नेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे इंश्योर्ड रहेगा, राइट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। Thank you very much for the lecture. Thank you very much for your patient listening.